होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आपने इनके वीडियो सुने होंगे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, मीडिया में भी इनको आपने सुना होगा। इन्होंने डीआईपी डाइट इंट्रोड्यूस की है, जो कि जिससे कि हजारों और लाखों लोगों को फायदा हुआ है। तो आज हमारे साथ रूबरू है डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, जिनसे हम हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और इनसे उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू में। डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है होलसम टेल्स चैनल पर। और हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। और डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने जो हमें फीडबैक दी है आपके वीडियोस देखने के बाद, उन्होंने वो डाइट फॉलो की, आपके सेशंस उन्होंने अटेंड की और वो डाइट फॉलो की, जो डाइट आप टीआईपी डाइट आप बताते हैं, और उनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। कुछ को तो कुछ दिन के अंदर, कुछ को हफ्तों के अंदर, या कुछ को महीनों के अंदर, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये डाइट वर्क करती है और इससे फ़ायदा होता है। आपने अभी रिसेंटली हमने देखा कि आप वायरल इन्फेक्शंस के लिए या इन्फ्लुएंजर टाइप जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रिगार्डिंग भी आपने 72 घंटे 3 दिन की एक डाइट इंट्रोड्यूस की है, जिसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको फ़ायदा हुआ है। तो इसके पीछे का डॉक्टर साहब साइंस क्या है, कि कैसे ये काम करती है, कैसे ये मैजिक होता है 3 दिन के अंदर कि इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, फीवर है और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उसमें फ़ायदा होता है लोगों को। नहीं, कोई भी फीवर हो, वायरल फीवर की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई वायरस बॉडी में जाता है तो हमारी इम्यूनिटी का काम है उसको बॉडी से बाहर निकालना। जब इम्यूनिटी बॉडी से बाहर निकालेगी उस वक्त हमें अपनी इम्यूनिटी का साथ देना है, बस इतना ही है। तो डाइट ठीक नहीं कर रहा, वो इम्यूनिटी ठीक कर रही है, हम इम्यूनिटी को सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट देते वक्त आपने मेरे डाइट में देखा होगा, ज्यादातर मैं कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट पे काफी जोर देता हूँ, ठीक है ना। और सिट्रस फ्रूट जूस, विटामिन सी, वो भी टैबलेट के फॉर्म में नहीं, फ्रूट्स के फॉर्म में। ये जी। उसकी खास वजह ये है कि जब भी आपको वायरल होगा, व्हाट्सएवर में भी वायरल डिजीज, कोई भी नाम उसको रख दीजिए, जब भी वायरल होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर में ही वायरस डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, और वो फैल नहीं सकते, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, और दैट इज द टाइम इम्यूनिटी उससे डर के बाहर फेंकती है। एक बात याद रखिए, जब भी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है उस वक्त एट दैट टाइम बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, राइट। जैसे हमारी गाड़ी में होता है, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा इंजन का, तो वो पानी उसका कम होता रहेगा। तो बॉडी में भी सेम ही है, टेम्परेचर ज्यादा तो पानी कम। तो पानी को हमें रिप्लेस कर रहा है बार 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 बार, राइट। तो वो कोकोनट वाटर ले लिया। अच्छा, प्लेन पानी क्यों नहीं बोलता हूँ, कोकोनट वाटर क्यों बोलता हूँ? कोकोनट वाटर भगवान का दिया हुआ सबसे ज्यादा, इसे बोल सकते हैं बेस्ट न्यूट्रिशन मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें मिनरल भरपूर है। तो नंबर वन, पानी बॉडी से कम होता है, डिहाइड्रेशन। एंड नंबर टू, बॉडी जब लड़ती है वायरस से तो बॉडी के ईंधन यूज होता है, जिसमें न्यूट्रिशन बॉडी का वो कम होने लगता है, वो भी डिप करता है। जब आपने कोकोनट वाटर पिलाया तो वो सारी न्यूट्रिशन रिप्लेस हो रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, तो न्यूट्रिशन रिप्लेस करना है और बॉडी को हाइड्रेशन रखना है, ये दो चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सिट्रस, यानी कि विटामिन सी बॉडी में रहे। विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी, व्हाइट ब्लड सेल का सपोर्ट सिस्टम है, राइट। वो मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियोस में कि जैसे मान लो पुलिस के लोग हैं, वो जनता को, भीड़ को अलग करने के लिए आंसू गैस छोड़ती है, तो पुलिस के ऊपर आंसू गैस क्यों नहीं काम करती? क्योंकि पुलिस एक ग्लास लगा देती है ताकि आंसू गैस से वो खुद ना पीड़ित हो जाए। वैसे जब हमारी इम्यूनिटी है वो कहीं हमारे बॉडी के सेल्स को ना डैमेज करने लग जाए, तो उस वक्त वो प्रोटेक्टिव ग्लास की तरह से विटामिन सी काम करता है। और विटामिन सी मैं टैबलेट से क्यों नहीं लेने मना करता हूँ, क्योंकि विटामिन सी तभी काम करेगा जब सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट उसको मिलेंगे, जो कि एक फल में होता है या वेजिटेबल्स में होता है। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है, और ये कोई मेरा बनाया प्रिंसिपल नहीं है। पिछले 100 सालों में, 1920 से लेकर नाउअडेज 2020 में, ऐसे न जाने कितनी बार फ्लू आए हैं। जब फ्लू आया है तब तब एक सेक्शन ऑफ डॉक्टर्स, उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों ने इस तरह के डाइट में रहे वो बीमार नहीं पड़े, बीमार पड़े तो ठीक हो गए, तो वो डॉक्यूमेंट होता गया। और इससे मुझे करीब 167 रिसर्च पेपर मिले जिनमें यही जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ है, बार 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 बार। अमेजिंग। तो बात साफ है कि भाई ये तो काम करता है, एविडेंस भी करता है। मैंने सिर्फ उसको उठाया और आप तक पहुंचाया। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच। एक और जो सवाल आता है अक्सर, वो ये आता है कि कई लोग डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं अपनी बीमारी में। कुछ लोग कई सालों से कोई दवाई ले रहे हैं, कई लोगों की कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसी होती है कि कई कई तरह की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, बिकॉज वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो ऐसे केसेस में वो
जब डीआईपी डाइट पे आते हैं या आपकी बताई डाइट पे आते हैं, तो वो दवाइयों को कब छोड़ें? क्या वो डे 1 से छोड़ सकते हैं? अगर वो 2-3 दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो कौन सी दवाई को पहले छोड़ें? किस तरह से मेडिसिन की टेपरिंग करनी चाहिए? ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें जो मैंने जो ऑब्जर्व किया अमंग द पेशेंट, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह के डाइट में मैं बोलता हूँ पेशेंट को रहने के लिए, इस तरह के डाइट पे कन्वेंशनल सेटअप में डॉक्टर्स करते नहीं हैं। तो इसके डाइट में टेपरिंग कैसे करना है, इस पे कोई रिसर्च पेपर नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी ने करके देखा नहीं, देखा है तो डॉक्यूमेंट नहीं किया। ठीक है ना। तो मैंने पिछले 10 सालों में, 12 सालों में अपने पेशेंट्स पे मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो इस डाइट पे ले रहे हैं, तो किस रेट में ब्लड प्रेशर घट रहा है, किस रेट में ब्लड शुगर घट रहा है, किस रेट में कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, अगर घट रहा है तो किस रेट में बॉडी का वेट घट रहा है। तो हमने अपने हजारों पेशेंट्स के डेटा को कोलेट किया, कोलेट करके एक हमने अब एक एल्गोरिथम बना लिया, हमने एक फॉर्मूला बना लिया, यूं मानिए। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, तो मैं उस फॉर्मूले में लगा के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जब इसकी इतनी दवाइयाँ हैं, इसकी उम्र ये है और ये डाइट ऐसे लेगा, तो कितने दिन में दवाइयाँ कैसे छोड़ी जाएंगी। ये तो मैं करता हूँ, लेकिन आपको कैसे करना है मैं एक हिंट दे देता हूँ। जी। रूल ऑफ थंब, अगर डाइट पे है, और तो मैंने देखा है कि इंसुलिन अगर 50% टेपर कर दिया, मान लो कोई 20 यूनिट लेता है, 10 यूनिट ले लिया, तो भी ब्लड शुगर वहीं रहेगा जहां अभी 20 यूनिट लेने से रहता है, मतलब आधा करने के बाद भी 50% इंसुलिन प्लस दिस डाइट इज इक्वल टू दैट 100% इंसुलिन। ठीक है ना। तो इंसुलिन के रूल ऑफ थंब है 90% टाइम ये काम करता है। नंबर 2, कोई डायबिटीज की दवा ले रहा है, इंसुलिन नहीं ले रहा है, तो दवाई छोड़ के, ये भी रूल ऑफ थंब बोल रहा हूँ, ऑन एवरेज बोल रहा हूँ मैं, सारी दवाई छोड़ के अगर डीआईपी डाइट 100% करेगा कल से, तो दवाई से ब्लड शुगर जहां पे अटकता था बिना दवाई के, विद डीआईपी डाइट सेकेंड डे तक वहीं पे लगभग लगभग वहीं पे अटकेगा। राइट। तो ये तो फिर डायबिटीज की बात। अब करते हैं ब्लड प्रेशर की बात। ब्लड प्रेशर में मैंने देखा है कि कोई भी जब वो ये शुरू करेगा, तो ब्लड प्रेशर की गोली 50% घटा दे, अगर वो किडनी पेशेंट नहीं है तो, अब वो डाइट ले, तो ब्लड प्रेशर वहीं रहेगा जहां फुल दवाई से होती है, और 15 दिन के अंदर ही विल बी फोर्स टू स्टॉप द मेडिसिन ऑल टुगेदर, नहीं तो ब्लड प्रेशर स्लो। ये हो गया ब्लड प्रेशर की बात। कोलेस्ट्रॉल में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डीआईपी डाइट यू नो इज जीरो कोलेस्ट्रॉल फूड, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। कोलेस्ट्रॉल की दवा अभी से छोड़नी पड़ेगी जिस दिन से आप डाइट लेंगे, बिकॉज एक तो आप कोलेस्ट्रॉल खा नहीं रहे हैं, ऊपर से कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा ले रहे हैं, वो डेंजरस हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा अगर ले रहे हैं तो आंख बंद करके उसी दिन छोड़ सकते हैं। तो दीज आर द मेन मेडिसिन। इसके अलावा न्यूट्रिशनल कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, व्हाट्सएवर विद द नेम, विटामिन फॉर एग्जांपल विटामिन डी के लिए कुछ कैप्सूल टैबलेट ले रहे हैं, तो इवन इफ आपका विटामिन डी कम है बॉडी में, तब भी उस दवाई को छोड़ना है। ओके। ठीक है ना। तो अगर न्यूट्रिशनल टैबलेट ले रहे हैं तो आंख बंद करके सब कुछ छोड़ सकते हैं। अब एक आखिरी बात, थायराइड की दवाई। जी जी। थायराइड के पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि आप दवा मत छोड़िए। पहली बात, यू टेक द डाइट, एक महीने बाद आप चेक कीजिए व्हाट इज योर टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नंबर क्या है। जिस रेट में वो टेपर होगा, उस रेट में ड्रग को छोटा करते जाना है। राइट। मैंने मोस्टली पेशेंट में देखा है 1 महीने के अंदर इतना ड्रिप कर जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, थायराइड की गोली को आधी करनी पड़ती है। सेकंड मंथ या थर्ड मंथ तक पूरी छूट जाती है नॉर्मली देख, बट इट में वेरी राइट। तो मेनली मैंने ये सब देखा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट जो छोटे बच्चे हैं टाइप 1 वाले, जो 2-3 तरह के इंसुलिन लेते हैं और कई बार लेते हैं, उनमें ये रूल ऑफ थंब कई बार नहीं भी काम करता है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी अलग है, उनमें बहुत ही क्लोजली मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। जी, तो मैं बोलता हूँ अगर कोई छोटा बच्चा है तो अपने आप ना करके, इट कैन बी अंडर माय सुपरविजन, राइट, या बहुत केयरफुली करेंगे तो भी कर पाए, क्योंकि उनके आधे यूनिट ज्यादा इंसुलिन या कम यूनिट होने से भी बहुत जबरदस्त फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, तो अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है तो डेफिनेटली सुपरविजन के अंदर ही हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बट अदरवाइज जैसे आपने बताया वो एक गाइडलाइन थोड़ी है जिससे डेफिनेटली हेल्प होगी। तो एक और केस है डॉक्टर साहब, जिसमें कि ये होता है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें, जैसे किसी को कोई फूड एलर्जी है, या कई लोग ये कंप्लेन करते हैं स्पेशली जो एल्डरली हैं कि रॉ फूड खाने से उनको थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है या वो हजम नहीं कर पाते। तो उस केसेस में आप क्या सजेशन देंगे उनको कि वो कैसे करें? स्पेशली एल्डरली में ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखी गई है हमारे व्यूअर्स में। पहली बात तो ट्राई करें, और दूसरे तीसरे दिन पता चल जाएगा डाइजेशन में दिक्कत आ रही है कि नहीं। अगर तो दिक्कत आ रही है तो वेजिटेबल को स्टीम कर लें, फिर देखें, तो उसमें 90% लोगों का वो रिजॉल्व हो जाता है। ओके। तो ये
गॉट इट। और जैसे कुछ एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर साहब, जैसे बारबरा ओनेल ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो भी कुछ ऐसी नेचुरल डाइट्स रेकमेंड करती हैं। तो उनका एक जनरल जो थंब रूल रहता है वो ये है कि फंगल इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो उसके अंदर मीठे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, जैसे आम, केला, अनानास वगैरह हो गया। तो क्या कुछ ऐसा भी है जिसके अंदर कि आप भी कुछ ऐसी प्रिकॉशंस बताते हैं या चेंजेस बताते हैं कि अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है तो मीठा फ्रूट नहीं खाना, दूसरा फ्रूट खा सकते हैं, कुछ ऐसा है या ऐसा चिंता करने की बात नहीं है? मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्सली कोई भी फ्रूट खाएंगे, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो या फंगल इन्फेक्शन जैसा आप बता रहे हैं, इट विल बेनिफिट ओनली। तो मैं कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता मीठे फलों का किसी के लिए, किसी भी तरह की बीमारी। ओके ओके गुड। और एक एक जो काफ़ी लोग जो बताते हैं हमारे व्यूअर्स, वो ये बताते हैं कि जैसे कुछ लोगों को जो कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन, वो उनकी मेडिकल कंडीशन से वो काफ़ी हद तक रिकवर कर गए बिकॉज वो कुछ हफ्ते से या कुछ महीनों से ये डाइट फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक जो कुछ पैटर्न बनता हमें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ काफ़ी व्यूअर्स ने कमेंट हमें भेजा है, क्वेश्चन भेजा है कि उनका जो वेट है वो काफ़ी लॉस हुआ है, और वो लॉस होके ये जैसे 50 किलो या 45 किलो या उसके आसपास कहीं पे रह गया है, और वो थोड़ा वीकनेस, जनरल वीकनेस वो बोलते हैं कि उनको लगता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? क्या ये बैलेंस वेट है आपको लगता है, या उनको कुछ ऐसा बीएमआई के हिसाब से उनको चेक करना चाहिए? तो ऐसे केस में अगर वेट गेन थोड़ा बहुत करना हो या बैलेंस्ड वेट की तरफ जाना हो तो क्या एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए? क्या राय है आपकी इस बारे में? दो बातें इसमें। पहली बात, जो भी डीआईपी डाइट में रहेगा पहले तो उसका वेट घटेगा ही घटेगा। जी हाँ, और उसका वेट घटने के बाद फिर स्टेबलाइज होगा। तो जी जो भी वेट जिसका भी अभी है उतना वेट रहने नहीं वाला। आप मान के चलिए थोड़ा वेट घटेगा, 5% वेट घटेगा ही घटेगा, नंबर वन। नंबर टू, कि जो मैंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि डीआईपी डाइट में कितना ग्राम खाना है, जी अक्सर मैंने देखा है कि जब एक्चुअली वो खाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कितना ग्राम कितना वेट। वो राइट वेट का रिकमेंडेशन मैंने इसीलिए दिया डीआईपी डाइट में, ताकि उतना खाएंगे या उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट तब भी 5% घटेगा, लेकिन फिर और नहीं घटेगा। राइट। तो अब तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जितना भी डीआईपी डाइट ले रहे हैं, यानी कि उतना पर्याप्त नहीं है शायद आपकी बॉडी के लिए, तभी वेट कम है, तो आप उसको 30% बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 30% सब कुछ फ्रूट्स उतने, वेजिटेबल्स उतने ही बढ़ा दिया, और फिर उम्मीद ना करें कि 2-4 दिन में या 10 दिन 15 दिन में फर्क पड़ेगा। जब वेट घटता है तो इस वाले सिस्टम में 1 महीने में फटाफट घटता है, लेकिन जब वेट बढ़ता है तो 6 महीने में धीरे धीरे बढ़ता है। ये आप खुद भी करेंगे, 6 महीने में वेट बढ़ेगा। राइट, गॉट इट। और एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कई कई फैमिलीज ने इस तरह की डाइट अपनी रेगुलर डाइट बना ली है, कोशिश करते हैं कि उनका नाश्ता जो है सुबह फ्रूट से ही हो, और लंच में भी वो सैलड से शुरू करें। एक जो पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है वो आता है कि जैसे उनके बच्चे हैं 8 से 12 साल, 8 से 16 साल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको उनको इस उनको ये डाइट कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? बिकॉज उनको थोड़ा सा वो लगाव रहता है कि एक अनाज वाला कुछ बना हुआ खाएं या वैसा दे। पेरेंट्स को भी लगता है कि शायद इनको इस एज में ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के साथ में खाने की। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि बच्चों के लिए पेरेंट्स कैसे ये डाइट इंट्रोड्यूस करें एज ए रेगुलर डाइट? जरूरी नहीं है कि उनको कोई मेडिकल कंडीशन हो, बट एज ए रेगुलर डाइट आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपने ध्यान दिया होगा प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 तो मैंने सबके लिए छोड़ा है, वो रोटी सब्जी जी दाल चावल जी डोसा इडली पोहा, जितने भी जी ट्रेडिशनल डाइट है वो ले ही सकते हैं। जी तो जी मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि ग्रेन मत खाओ या चावल मत खाओ। हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशन में जरूर रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन इन जनरल मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। सिर्फ मैंने डेयरी प्रोडक्ट और पैक्ड फूड को रिस्ट्रिक्ट किया है। एंड दैट गोज वेल विद द चिल्ड्रन ऑल्सो, कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 3 साल का बच्चा क्यों ना हो, माँ की दूध के बाद कोई और दूध या दूध का प्रोडक्ट नहीं लेना है, नंबर वन। नंबर टू, पैक्ड फूड नहीं लेना, बिस्किट ब्रेड या इस तरह की कोई भी चीज नहीं लेना। इसके अलावा हमने सिर्फ डाइट में जोड़ा है, फ्रूट जोड़ा है, वेजिटेबल जोड़ा है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में। तो लेकिन हमने ये नहीं बोला कि आप राइस नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, सब्जी नहीं खा सकते, वो खाइए। हाँ, एनिमल फूड को मैंने कहा कि अवॉइड करने के लिए। मैंने ऐसे एनिमल फूड, इट इंक्लूड्स डेयरी प्रोडक्ट एज वेल। तो बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रिंक से शुरू कर सकते हैं। जैसे सुबह जब उठेंगे तो सिट्रस फ्रूट जूस, ओके, राइट, वेरी गुड। पहली बात। और दूसरी बात, जब दोपहर को लंच के 2 घंटे बाद वेजिटेबल जूस, कोई भी वेजिटेबल ले लो, चुकंदर ले लो, टमाटर ले लो, खीरा ले लो, पालक ले लो, एक दिन में एक जूस, दिन में एक बार कोकोनट वाटर। तो 3 टाइम तो जूस दे दिया, तो बच्चा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये 3 खुराक तो चली ही गई ना। तो इम्यूनिटी की का, उसका ग्रोथ का, उसके इंटेलेक्ट का, सबका बैलेंस बन गया। 3 ये तो शुरू करी। ओके, जरूर। और एक जैसे आपने बताया कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं नहीं लेने चाहिए।
अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट जनरली बंद कर देने चाहिए, काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो अक्सर आती है वो ये कि जो फर्मेंटेड मिल्क है, जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लस्सी होगी या दही होगी, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लैक्टोबाइसिली होते हैं या जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, गट बैक्टीरियाज होते हैं, उनको रिस्टोर करने में ये चीज़ें मदद करती हैं और इनका कोई नुकसान नहीं है, या है तो बहुत माइन्यूट है, तो वो जनरली रेकमेंड करते हैं डाइट में इस चीज़ को लेने के लिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, फर्मेंटेड मिल्क, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स? जिस तरह के बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जब आप रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे उनके स्किन में भी एग्जैक्टली वही वाले बैक्टीरिया हैं, तो आप डिफिशिएंट नहीं है। हाँ, जो लोग रॉ फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले ही नहीं रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। बट इन डीआईपी डाइट यू आर टेकिंग लॉट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो दैट काइंड ऑफ बैक्टीरिया ऑलरेडी देयर व्हिच विल गो इन योर स्टमक एंड डू द जॉब। तो आपको कोई डेफिशिएंसी उस तरह की वाली, नंबर 1। नंबर 2, आई ऑलवेज से अवॉइड एनिमल प्रोटीन। मैं ये नहीं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि दही खाना या दूध पीना है या अंडा खाना चाहिए या फिश। मैं बोलता हूँ कि आप खाना खाने से पहले देख लो इसमें एनिमल प्रोटीन है क्या। तो एनिमल प्रोटीन उसी से हो सकता है जो एनिमल से ओरिजिनेट हुआ हो। तो डेयरी प्रोडक्ट ये प्लांट से तो ओरिजिनेट हुआ नहीं, ये एनिमल से ओरिजिनेट हुआ है। देन आस्क योरसेल्फ, विल इट कंटेन एनिमल प्रोटीन? द आंसर में बी यस। इफ द आंसर इज यस, व्हिच इज यस, दैट मींस कि एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करने के लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट एंड दही भी अवॉइड करना पड़ेगा। और जहां तक दही का बेनिफिशियल पार्ट वाला जो है वो तो आपके बॉडी में इंक्लूड हो ही रहा है थ्रू द डीआईपी डाइट। ओके ओके, गॉट इट। एक और डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है डॉक्टर साहब की, जैसे डॉक्टर खादर वली हैं मैसूरू से, वो उन्होंने अपना एक डाइट प्रोटोकॉल बनाया है जो कि श्री धान्य, जो पॉजिटिव मिलेट्स होती हैं हमारी, फोक्सटेल, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, उसके बेस पे उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। और वो प्रोटोकॉल्स में खास बात ये है कि वो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स को का डोमिनेंस है, जिसमें कि वैसी ही हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। आपने ग्रेन्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल के बाद रखा है सेकंड प्लेट में, जैसे हम बात कर रहे थे। तो क्या अगर इस तरह के ग्रेन्स हैं जो कि ग्लूटेन फ्री हैं और अच्छे ग्रेन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, तो क्या उनको भी कहीं ना कहीं आप स्थान देते हैं, या आप जनरली रिकमेंड करेंगे कि नहीं, वो हमारी सेकंड प्लेट या सेकेंडरी ही होना चाहिए हमारे डाइट में? हाँ, नहीं, ऐसा है कि जो डायबिटीज टाइप 1 बच्चे होते हैं या ऑटोइम्यून डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनको मैं ग्रेन्स मना करता हूँ, गेहूं मना करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ फिर मिलेट्स वगैरह लेना ही है। तो लेकिन तो ग्रेन्स जाहिर सी बात है वो ऑटोइम्यून डिजीज रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, तो उसको मैं मना करता हूँ। और ऐसा नहीं कि प्लेट 2 है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लेट 2 में वो ग्रेन्स ले सकते हैं। जो ग्रेन्स नहीं, जो मिलेट वगैरह ले रहे, रागी है, बाजरा है, जो डॉक्टर खादर रिकमेंड करते हैं वो ले सकते हैं और एम्पल अमाउंट में ले सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आल्सो रिकमेंड। मैं भी रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर लेना ही है आपको अनाज, तो आप इस तरह का अनाज लो जिसमें ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स ना बने। तो मेरा प्रिंसिपल और उनका प्रिंसिपल अलग अलग नहीं है, सेम ही है, राइट, बिकॉज आई आल्सो रिकमेंड द थिंग। लेकिन जिनको ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, तो उनको मैं ज़्यादा स्ट्रेसफुली नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ बोल देंगे ना, बहुत सारे नियम से बांध देंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे बोलकर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर कर सके तो ये मिलेट वाला जो आइडिया है दैट इज गुड। ओके ओके, थैंक यू। तो अगर आपको हमारे व्यूअर्स को कोई एक गुरु मंत्र देना हो और एक मंत्र बताना हो अपने स्वास्थ्य के लिए, तो वो क्या रहेगा? आप क्या उनको ऐसा मंत्र देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, बीमारी का नाम चाहे कुछ भी हो, वो चाहे लाइफस्टाइल डिजीज हो या वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी बीमारी है, तो हर बीमारी के लिए मैंने ये देखा है साइड बाय साइड, अगर एलोपैथी रखें या आयुर्वेद रखें या होम्योपैथी रखें, एंड वर्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, एंड इट इज द फास्टेस्ट मेथड। तो मेरा जो मैसेज है कि ये प्रिवेंटिव डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यूरेटिव बात कर रहा हूँ। जो चीज़ क्योर कर सकती है वो प्रिवेंट भी कर सकती है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आपके जीवन में खुशी है। तो अगर आप इस बात को मानते हैं, तो जो मैंने आपको बताया, जो डीआईपी डाइट आपने कई बार कवर भी किया है अपने चैनल में, उसको अगर कर लेंगे तो और कुछ नहीं तो आपका हेल्थ का बजट जो है ना डॉक्टरों का, वो बजट तो जीरो हो ही जाएगा। तो बस इस बात को ध्यान रखें। गुड। और एक जाते जाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ये आपके बारे में बोलते हैं कि आपके पास मेडिसिन बेस्ड कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो कि एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन के अंदर जो कंसिडर होती है। तो उसके और तो क्या आप जो डाइट रेकमेंड करते हैं, तो वो थोड़ी उनकी एप्रीहेंशन रहती है, उनको हिचकिचाहट होती है कि क्या ये डाइट सही भी है, हमें फॉलो करनी भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके
इस तरह के अप्रीहेंशंस हैं जो आप बोलते हैं कि आपके पास क्योंकि मेन स्ट्रीम मेडिसिन डिग्री नहीं है, और हो सकता है हो, तो मुझे माफ़ी दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, पर उसके बारे में आपसे जवाब लेना था कि जो लोग इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं या क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको क्या जवाब आप देना चाहेंगे? हाँ, उनको जो आपके माध्यम से जवाब दे देता हूँ तो अच्छा रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो किसी मेडिसिन के डेफिशिएंसी तो पड़ते नहीं है, बिकॉज यू डेफिशिएंट ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, दैट्स व्हाई यू आर सिक, राइट। जब भी कोई भी जीवन में दुनिया में बीमार पड़ा है, किसी भी मेडिसिन की कमी की वजह से नहीं पड़ा है। सो मेडिसिन कैन नॉट बी द आंसर, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, मेडिसिन की कोई डिग्री है कि नहीं, द आंसर इज नो, लेकिन मैं मेडिसिन देता भी तो नहीं हूँ, राइट। मैं जैसे मान लो कोई एलोपैथी डॉक्टर, उसके पास होम्योपैथी की डिग्री नहीं है तो होम्योपैथी देता भी नहीं होगा, वो होम्योपैथी वाला एलोपैथी नहीं देता होगा। मेरे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिग्री है, जिसके लिए कोई डिग्री चाहिए भी नहीं, राइट। आई हैव डन पीएचडी, दैट इज ऑनररी पीएचडी इन डायबिटीज, राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कैसे हम किसी को डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, इस पे मेरा रिसर्च है, उसी पे मेरी डिग्री है, और मैं वही रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी को दवाई रिकमेंड नहीं कर रहा, ना यूनानी ना एलोपैथी, तो ये तो यहीं पे कट। अब फिर भी अगर मेडिसिन की दवाइयों की बात करेंगे तो मेरे पास एडवांस सर्टिफिकेशन है, इंस्ट्रक्टर कोर्स, जो कि किसी भी हॉस्पिटल में एक दो लोग ही ऐसे होते हैं जिसे कोड ब्लू ट्रेनर बोलते हैं, राइट। कोड ब्लू मतलब इमरजेंसी में इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग देना, लेना नहीं देना। तो मैं अलग अलग देशों में इमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर मेडिकल डॉक्टर्स को या इमरजेंसी स्टाफ को अक्सर मैं ट्रेनिंग देता हूँ, राइट। तो मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तो ऐसे में इमरजेंसी में क्या करना पड़ेगा। इनफैक्ट लिंकन यूनिवर्सिटी में मेरा लिखा हुआ कोर्स चलता है, कोड ब्लू ट्रेनिंग, राइट। तो हाँ, तो मेडिसिन की नॉलेज है और मेडिसिन पे किताबें लिखी हैं, यूनिवर्सिटी में मेरे कोर्सेज चलते हैं, लिंकन यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। हजारों हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ाई करके वो अपना अपना काम अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं, मुझे कभी लगा ही नहीं आज तक पर्सनली, मेरे लिए भी और मेरे किसी पेशेंट के लिए कभी भी, कि किसी भी मेडिसिन को कभी भी दिया जाए, और दिया है किसी ने बाई चांस तो उसको कम किया जाए। अब एक आखिरी बात, कि जो लोग ये सोशल मीडिया में बोलते हैं, जब उनके पास कोई तर्क नहीं रहता है तो फिर वो ये पेश कर देते हैं। लेकिन आप फैक्ट्स, मैं उनका जवाब ये देना चाहता हूँ, आप फैक्ट्स पे बात करें, फॉरगेट अबाउट कि कौन रिकमेंड कर रहा है और वो दिखता कैसे है या उसके पास पैसे कितने हैं, डिग्री कौन सी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से सारे एलोपैथिक डॉक्टर से पूछता हूँ, क्या आपने अपने जीवन में एक भी डायबिटीज पेशेंट को ठीक किया? ये सवाल जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे आपके माध्यम से, ये सवाल पूछें पूरे भारत के डॉक्टर से, किसी भी एक डॉक्टर ने एलोपैथी के किसी भी एक डायबिटीज पेशेंट को, एक पूरे भारत में 10 लाख डायबिटीज 10 लाख डॉक्टर्स हैं, एक भी डॉक्टर ने एक भी पेशेंट को डायबिटीज के ठीक किया है क्या? अगर तो है तो कौन है, हाथ खड़ा करे। मैंने किया है, और हजारों में, लाखों में तो नहीं, हजारों में जरूर किया है। 20,000 25,000 मैंने किया, मैंने डॉक्यूमेंट किया है। तो कहाँ तो 10 लाख डॉक्टर्स मिलके एक पेशेंट का वो रेफर नहीं दे सकते कि इनको हमने मेडिसिन से ठीक किया है, और कहाँ तो मैं अकेला, राइट, मैं 25,000 20-25,000 के बीच में मैं दे सकता हूँ ऑथेंटिक रिपोर्ट्स। तो जवाब ये नहीं है कि भाई डिग्री कितनी है, जवाब तो ये है कि भाई पेशेंट ठीक हुआ क्या, इस पे बात करूँ। बिल्कुल भी है और पेशेंट भी ठीक हुआ। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन लेने के लिए, आप और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।